डोडो टीवी। वहाँ ये देखो, जमीन हमारी हो गई। ठाकुर साहिब ने बहुत ही कम कीमत पर वो जमीन हमारे नाम कर दी। हाँ माँ, अब हम लोग दोनों भाई खूब मेहनत करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे। और आपको तो पता ही है ना माँ, वो नहर वाले के पास वाली जमीन कितनी उपजाऊ है। क्या? वो नहर के पास वाली जमीन? माँ क्या हुआ, तुम इतनी चौंक क्यों गई? तुम लोगों ने वो जमीन क्यों ली? क्या तुम लोग को नहीं पता? क्या पता नहीं माँ, हम लोगों ने हमारी जीवन की जो भी कमाई थी सब कुछ इस जमीन के लिए लगा दी। अब आप। तभी माँ ने बीच में रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा सोचो मत, जो हुआ सो हुआ। मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं, पर सुना है कि वहाँ कोई साए का वास है, इसलिए शाम होने से पहले तुम सब घर लौट आना, चाहे कुछ भी हो। ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना खिला दें। सुबह होते ही हम लोगों को खेत पे काम करने के लिए जाना होगा। सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही गजमोहन और नंदल साइकिल पर बैठ खेत की तरफ चल दिए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी की और खेत साफ करने में लग गए। दोनों ने दिन भर मेहनत कर पूरा खेत साफ कर दिया। भाई अब चलो, शाम होने वाली है। माँ ने कहा था कि रुक, बस एक पेड़ को मुझे काट देने दे। खेत के बीचों बीच है, जल्दी से काट देता हूँ, फिर चलते हैं। दोनों पेड़ काटने में लग जाते हैं। जल्द ही शाम हो जाती है। दोनों पेड़ को काट कर गिरा देने के बाद साइकिल से घर की तरफ निकलते हैं। धीरे धीरे रात होने लगी थी तो गजमोहन साइकिल के पैडल और भी तेजी से मार रहा था। तभी मोहन आसपास देखता है और काफी घबरा जाता है। तभी नंदलाल भी काफी डर जाता है। भाई आप कब से साइकिल चला रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पेड़ के आसपास ही हैं। 10 किलोमीटर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ी। पता नहीं ये क्या हो रहा है, रात भी हो गई है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। भैया मुझे काफी डर लग रहा है। अरे डरो मत, वो देखो, मुखिया जी की घर की रोशनी दिख रही है। मैं और तेज पैडल मारता हूँ। गजमोहन और तेज तेज पैडल मारने लगता है, पर वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी वो पेड़ अचानक अपने आप खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हिलने लगता है। भैया ये पेड़ कैसे खड़ा हो गया? भागो भैया, जल्दी भागो, माँ सच कह रही थी। अभी नंदलाल ये कह ही रहा था कि तभी दोनों सामने देख डर गए। सामने से उसी पेड़ की एक डाली उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। दोनों डर के मारे बुरी तरह चीखने लगे। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो डाली उनकी साइकिल से जोर से लगी। दोनों चीखते ही कहीं दूर जाके गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। गजमोहन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। बेटा उठ गए तुम लोग? नंदलाल कैसा है? ठीक है, क्या हुआ उसे? और तुम लोग कब आए रात में और चुपचाप खाट पर आकर सो गए? देखा भी नहीं कि माँ तुम्हारे लिए खाना परोस के इंतजार करते करते वहीं सो गई है? क्या मतलब? तब तक नंदलाल भी जाग गया और उसने गजमोहन को बीच में रोकते हुए बोला, हाँ माँ, भाई और मैं काफी थक गए थे और आप भी गहरी नींद में थी, इसलिए हम लोग आपको बिना कुछ बताए सोने चले गए। अब जल्दी खाना लगा दीजिए माँ, वैसे भी काफी देर हो गई है। माँ खाना लगाने चली जाती है। तूने सब कुछ माँ को बताया क्यों नहीं, और हम लोग यहाँ कैसे आ गए? माँ को अगर बता देता तो वो दोबारा खेत पर नहीं जाने देती, जहाँ हम लोगों ने इतने पैसे और मेहनत लगाई है। और ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ। चलो सीधे ठाकुर साहिब से पता करते हैं। दोनों खाना खाकर तुरंत ठाकुर साहिब की हवेली की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें रास्ते में मुखिया जी मिल गए। अरे तुम लोग चल दिए भाई? मुखिया जी क्या बताऊं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्या समझ नहीं आ रहा? रात में हुई पूरी घटना की जानकारी गजमोहन ने मुखिया जी को दी। मुखिया जी ये सब सुन के काफी भौंचक के रह गए। क्या तुम लोगों ने नहर के पास वाली जमीन का पूरा साफ कर दिया? वह पेड़ भी काट दिया? हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? क्या हुआ मुखिया जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ बताते क्यों नहीं? बताऊंगा तो मैं उस ठाकुर को, जिसने थोड़े पैसों के लालच में वो जमीन तुम लोगों को दे दी और पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। चलो उसके पास। तीनों तुरंत ही ठाकुर साहिब की हवेली पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे से उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई है, बचाओ। ये चीख सुनते ही तीनों काफी चौंक गए। चलो जल्दी, उसकी जान खतरे में है, चलो। तीनों भागते हुए कमरे के सामने पहुंचे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। दरवाजा तोड़ दो, आओ जल्दी करो। दोनों दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देते हैं। सामने जो वो देखते हैं उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ठाकुर साहिब की मौत हो चुकी थी, सामने ही उनकी लाश पड़ी थी। वापस आ गई वो, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। सही कहा मुखिया तुमने, कोई नहीं बचेगा। और किसी को बचना भी नहीं चाहिए। अभी ये आवाज गूंजनी बंद ही हुई थी कि तभी गांव में आए सरकारी अधिकारियों की चेतावनी सुनाई देने लगी। गांव वालों, जरूरी सूचना, जल्दी से जल्दी गांव खाली कर दो और कोई ऊंची जगह पर चले जाओ। नहर के लिए बना बांध टूट गया है। गांव वालों जल्दी करो, वक्त बहुत ही कम है। जल्दी से जल्दी ये गांव खाली कर दे और कोई ऊंची जगह चले जाए। बांध का पानी बहुत ही तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी करो। ये सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी इधर उधर भागने लगे। बांध का पानी भी गांव में धीरे धीरे घुसना शुरू हो गया। अरे भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। बांध का पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है, भागो। अपने अपने मवेशियों की रस्सी खोल दे रहा। किस्मत अच्छी रही तो बच जाएंगे बेचारे। भगवान किस गलती की सजा दे रहा है हम लोगों को। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था, पर इधर मुखिया जी एक भूत की तरह चुपचाप खड़े थे। मुखिया जी, कौन वापस आ गई? क्या है ये सब? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे ये सब बातें बाद में होंगी, चलो पहले अपनी जान बचाओ। वो देखो बाहर रोड पे तक कितना पानी आ गया है। मुखिया जी जल्दी भागिए, यहाँ से चलिए। भागने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। मतलब वो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। हाँ, सारे, पर सबसे पहले मरेगा ये मुखिया। तभी उस आवाज के साथ वहां एक भयानक डरावनी चुड़ैल प्रकट हो गई। चुड़ैल को देखते ही सबके होश उड़ गए। मुखिया चुड़ैल को देखते ही उठकर भागने लगा। तभी चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसका पैर पकड़कर सीधे हवा में फेंक दिया। मुखिया दर्द में चीखते हुए नीचे गिरा। तभी चुड़ैल ने मुखिया का एक हाथ काटकर अलग कर दिया। मुखिया दर्द में तड़पने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी मुखिया, ठीक ऐसे ही। पर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो। मेरी कोई गलती नहीं है। इस ठाकुर ने ही कहा था कि इस बांध के नीचे अगर एक इंसानी बलि दे दी जाए तो लंबे समय तक ये बांध टिका रहेगा। तो क्या आप लोगों ने? इस ठाकुर ने बोला था। देख भाई मुखिया, इस बांध से जो नहर निकलेगी उससे मेरी जमीन को पानी मिलेगा, मेरा बहुत फायदा होगा। मैं उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दूंगा, बस तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। तो कौन सी बात? इस बुढ़िया को देख रहे हो, इससे अपनी पूरी जिंदगी तो जी ली, अब क्या जिएगी? और इसका कोई भी नहीं, तो कोई खोज खबर भी नहीं लेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब कि अरे हरिया भीमा, उठा इस बुढ़िया को और जिंदा डाल दे इस बांध की नींव के नीचे और तुरंत मिट्टी से भर दे। आगे मैं बताती हूँ तुम लोगों को। इस दर्दनाक मौत से मुझे मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए मैं अपनी मुक्ति के लिए अपने दुश्मनों से बदला लेने वापस आई। पर गांव वालों ने एक तांत्रिक की मदद से मेरी आत्मा को उस नहर के पास लगे पेड़ में कैद कर दिया। पर तुम लोगों ने खेत की सफाई करते वक्त
जब वो पेड़ काट दिया तो मैं आजाद हो गई और अब इसे भी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। तभी चुड़ैल ने मुखिया का सर अलग कर दिया। तभी बाहर से एक चीख आने लगी। गजमोहन, नंदलाल, कहाँ हो बेटे तुम लोग? मुझे बचाओ, मैं बह रही हूँ, बचाओ मुझे, कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। तभी सभी ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर बांध में माँ बही जा रही थी। ये देख गजमोहन रोने लगा। सब में मेरी माँ की तो गलती नहीं थी, इन गांव वालों की भी गलती नहीं थी। इन लोगों को क्यों सजा दे रही हो? मेरी माँ को तो मत मारो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। मत रो तुम लोग। तुम्हारी माँ की चीख ने मुझे अपने दर्द का एहसास फिर से करवा दिया। मुझे तो किसी ने नहीं बचाया था, पर मैं इसे बचाऊंगी। वैसे भी मैंने अपने गुनहगारों को सजा दे दी है। अब मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग दिख रहा है। तभी अचानक गांव का पानी कम होने लगा। टूटा हुआ बांध भी चमत्कारी रूप से खुद ही ठीक हो गया। सभी आश्चर्य में थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। गजमोहन और नंदलाल ने गांव वालों को सारी बात बताई। सभी गांव वालों ने मिलकर उस बुढ़िया की आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन किया। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गजमोहन और नंदलाल भी उस जमीन पर पूरी मेहनत से खेती कर अच्छे से रहने लगे। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। अच्छा, अब क्या ख्याल है? सर्दियों का मौसम था और मनाली में होती बर्फबारी का आनंद लेने के लिए एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा। इंदौर के रहने वाले इस कपल के बीच बहुत प्यार था। कितना मजा आ रहा है ना सिमरन, है ना? तुम्हें काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? मैं तो कब से कह रही थी कहीं घूम कर आते हैं। एक दूसरे पर बर्फ फेंकते थोड़ी देर। मैं तो थक गई यार, चलो होटल वापस चलते हैं। मैं भी थक गया और भूख भी लग रही है। दोनों होटल आ जाते हैं। लिफ्ट में उन्हें एक सुंदर लड़की मिलती है। राहुल और सिमरन दोनों उस लड़की को बहुत गौर से देख रहे थे। कुछ ही देर में वे दोनों अपने कमरे में पहुंच गए। वो लिफ्ट वाली लड़की तो कितनी सुंदर थी ना, है ना? हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। लेकिन मुझे उस लड़की को देखकर किसी की याद आती है। किसकी याद? सिमरन शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप ठीक करते करते। एक बहुत सुंदर लड़की की बात कुछ साल पहले की है। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर था जहाँ मेरी माँ का बचपन गुजरा। इसी शहर में रहने वाले एक लड़के का नाम था विक्की। भाई लगता है यार मैं ना सिंगल ही रहूंगा। अरे पगले, दिल छोड़ो ना कर, तेरा भाई है ना। तू क्या करेगा? तू बनेगा क्या मेरी गर्लफ्रेंड? ओह नो, मैं नहीं। ये देख, ये आप करेगा। या ना तेरा भी मैच किसी ना किसी लड़की के साथ हो ही जाएगा। दोस्त की बात मानकर विक्की ने ऐप डाउनलोड कर लिया और 2 दिन बाद ही उसका मैच बहुत ही सुंदर लड़की से हुआ। भाई मैच हो गया, ढेर सारी बातें भी हुई। कल हम दोनों ने मिलने का प्लान भी बनाया है। शानदार यार, अब तू भी कमिटेड बॉयज क्लब में शामिल हो गया है। विक्की बहुत एक्साइटेड था। वो उस लड़की से मिलने गया। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर दोनों विक्की के फार्म हाउस के लिए निकल गए। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे मिलूंगा। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो।
फार्म हाउस की खिड़की से वे दोनों हक करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय रुककर एक जोरदार चीख। अगली सुबह विक्की की लाश फार्म हाउस से बाहर निकाली गई। पुलिस ने उस लड़की को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उस शहर में इसी तरह से 2 महीने में 28 मौतें हुई। शहर में चारों तरफ एक खौफ था। लड़कों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। फिर एक दिन, देख भाई, मेरा मैच आया है। कितनी सुंदर है लड़की। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। रोहन, शहर में एक डायन का आतंक है जो ऐसे ही लड़कों को फंसाकर मार डालती है। तू बच जा भाई। भाई, इतनी मुश्किल से तो तेरे भाई को ना किसी ने आई लव यू कहा है, और तू? और वैसे भी ये सब अफवाह ना मैं नहीं मानता। रोहन उस लड़की से मिलने गया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकी। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम साथ होंगे। दोनों हक करते हैं और तभी उस लड़की का चेहरा भयानक रूप ले लेता है। कौन है तुम? जैसे ही वो डायन रोहन पर वार करने वाली थी, तभी रोहन का दोस्त एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। रोहन, पीछे हट जाओ। जादू टोने से डायन को काबू में कर लेता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इस डायन ने सैकड़ों लड़कों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन याद रहे, ये कील जिस दिन निकल गई, तबाही होगी, तबाही। अच्छी कारी है। लगता है तुम्हें उस लिफ्ट वाली सुंदर लड़की से जलन होने लगी है, इसीलिए तुम ऐसी ना मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। नहीं यार, ये कहानी उतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची मैं। राहुल होटल के कमरे में खाना मंगाता है। राहुल खाने लगता है और पूछता है, फिर क्या हुआ उस लड़की का? फिर काफी साल बीत गए। उस शहर के लोग उस लड़की को भूल गए, लेकिन ये कहानियां अभी भी बच्चे बच्चे को पता है। अभी 2 साल पहले इंदौर के पास कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। तुमने जरूर सुना होगा, कहते हैं तांत्रिक द्वारा गाड़ी गई कील किसी तरह से निकल गई। ऐसा कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? तुम्हें गोलू याद है, जो शर्मा जी के घर पर किराए पे रहता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट? हाँ, अच्छा लड़का था, लेकिन काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया, है ना? दिखेगा कैसे, उसकी मौत हो चुकी है। आया था एक दिन मेरे पास, बहुत खुश था। दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ? तुम दोनों शादी कर रहे हो? नहीं दीदी, शादी अभी नहीं, लेकिन हमने साथ में शिमला मनाली घूमने का प्लान बनाया है। आज निकल रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। खूब एंजॉय करना। बेचारा फिर कभी नहीं लौटा। उस डायन ने बेरहमी से गोलू को मार डाला। संभालो खुद को। मुझे भी दुख है उसकी मौत का। भला लड़का था। मुझे सिर्फ गोलू की ही नहीं, सभी लड़कों की मौत का दुख है। खैर, छोड़ो ये सब, अपना मूड ठीक करो। हाँ, चलो कई बार घूम के आते हैं। सिमरन और राहुल इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन कमरे से निकलते ही लिफ्ट में फिर वही लड़की। राहुल उस लड़की को देखकर थोड़ा सहम गया। सुनो, तुम्हें खुशखबरी देनी है। क्या है वो खुशखबरी? मेरे मॉम डैड ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सच में बहुत अच्छी खबर है। चलो कुछ मीठा खाते हैं। इस ट्रिप से लौटते ही ना, मैं सबसे पहले तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। दोनों कुछ देर बाहर वक्त गुजारने के बाद वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहे थे। लिफ्ट में अंदर जाते ही वो लड़की फिर से दिखाई देती। उस लड़की को देखकर राहुल को पसीना आने लगा। जैसे तैसे लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंची और राहुल और सिमरन तेजी से भागते हुए कमरे में घुसकर दरवाजे को बंद कर देते।
ये लड़की बार बार क्यों मिल रही है? कहीं ये वही तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। राहुल काम डाउन, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक हो। सिमरन, जितनी बार भी हम कमरे से बाहर थे, हर बार मिली है वो। ये इत्तेफाक नहीं होता। तुम्हारी कहानी वाली लड़की का फिर क्या हुआ? क्या वो पकड़ी गई? पता नहीं, काफी समय से कोई मामला सामने नहीं आया। शायद किसी तांत्रिक ने वह कील उसके सिर में फिर गाड़ दी होगी, या क्या पता अभी भी किसी शिकार की तलाश में हो। जैसे तैसे सिमरन राहुल को शांत करती है। राहुल कुछ देर शांत होकर लेट गया और सिमरन उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तुम आराम करो, मैं ये मेकअप उतार लेती हूँ। लाओ, ये मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये मेहरबानी क्यों? हम तो हमेशा आप ही की खिदमत में जनाब। मस्का। मेकअप साफ करते हुए, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। जी करता है इन्हीं में खो जाऊं। बालों में कंघी घुमाते हुए, तुम्हारे बाल एकदम रेशमी। कहते कहते राहुल कंघा सिमरन के बालों में चला रहा है, तभी कंघा बालों में फंस गया और जोर लगाने पर कील निकल पड़ी। वो फिर लौट आई। सुजानगढ़ में एक अस्पताल था। पिछले कुछ दिनों से उस अस्पताल में लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। खून से लथपथ वार्ड बॉय की लाश मिलती है। जहां खून हुआ था, वहां खून से सने किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। मौका वारदात पर पुलिस भी आ गई। आप तो नाइट ड्यूटी में थी, तो आपने कुछ भी देखा या नहीं सुना? हाँ, मैं नाइट ड्यूटी में थी, पर मैं अपने कमरे से रात को ही चली गई थी, क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था और वो काफी सीरियस था। इसका खून किसने किया मुझे नहीं पता। मरने वाले वार्ड बॉय की किसी से कोई कहानी सुनी हुई क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज और तहकीकात कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान से एक चिन्ह अस्पताल में आ जाता है और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसी अस्पताल के वार्ड में नंदू चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। वो एक दिन पहले एडमिट हुआ था। अचानक कहीं से जोर से आवाजें आने लगी। नंदू उठकर दूसरे बेड के मरीज राघव के पास गया। वो भी डर के मारे बैठा हुआ था। आपको कुछ पता है, इतनी अजीब कुटी कुटी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं तो उस दिन के मर्डर के बाद से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। आपने नर्स को नहीं बताया? बताया था, पर सिस्टर जूलिया ने कुछ नहीं किया। मैं जाकर नर्स के कमरे में देखता हूँ। वो जैसे ही नर्स जूलिया के कमरे में जाता है, तभी वहां एक खौफनाक दृश्य देखकर डर जाता है। वो एक भयानक जिन था और एक लड़की को चाकू से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। धूल भरे बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर नंदू वहां से वार्ड की तरफ हाँफते हुए आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। आपके कमरे में एक घायल लड़की पड़ी है। मैं अभी वहां गया था, तो एक लंबा चौड़ा और बेहद भयानक शक्ल वाला जिन उस लड़की को चाकू मार रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह जिन था? मैंने अरेबियन नाइट्स में वैसे ही जिन देखे हैं, इसीलिए शायद। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे अस्पताल में? नर्स जूलिया तुरंत अस्पताल वाले कमरों को खबर करती है। जब तक अस्पताल वाले पहुंचते हैं, तब तक लड़की सिर्फ कब्रिस्तान वाला जिन कहकर लुढ़क जाती है। पुलिस आकर फिर छानबीन करती है। नंदू चुपचाप अपने बिस्तर में मुंह ढककर सो जाता है। ये कब्रिस्तान वाले जिन का क्या चक्कर है? सब चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं जानता सिवाय नंदू के। पूछताछ करके पुलिस वाले चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी तो जान निकल रही है डर के मारे। आप किसी से मत कहना कि मैंने किसी को देखा है। मैं इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। नहीं, आप डरिए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ करती हूँ।
वो दरवाजा बंद कर देती है, परंतु तभी किसी के भारी कदमों के उस वार्ड में आने की आहट से सभी कांपने लगते हैं। वो आहट दरवाजे तक आती है, परंतु फिर वापस जाने की आवाज सुनाई पड़ती है। नर्स बाहर निकलकर देखती है तो दरवाजे पर लगा पीतल का क्रॉस बिल्कुल लाल हो गया था और धूल भरे पैर के निशान देखकर ही वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या जिन्न ही है। थैंक गॉड, अभी तो शायद इसी क्रॉस ने हम सबको बचा लिया। अगले दिन ड्यूटी बदलते ही सुबह सिस्टर रोजी वार्ड में आती है। अरे सिस्टर, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात होती अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अच्छा, उस मर्डर की वजह से आप डर गए होंगे। सिस्टर, मैं उस रात को नर्स के रूम में गया था, लेकिन उस कमरे में खौफनाक साहिब किसी लड़की को मारते हुए देखकर वहां से भाग चला था। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैडम, ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तो कोई पीर फकीर या तांत्रिक ही भगा सकता है। हाँ, देखो अस्पताल वाले क्या करते हैं। तभी अस्पताल में मनोहर नाम का एक आदमी भर्ती होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम किस वजह से अस्पताल में हो? मुझे बहुत तेज बुखार है। तभी नर्स मनोहर को दवा देने आती है। इतनी खूबसूरत नर्स को देखकर मनोहर का दिल मचल उठता है। मनोहर उसको देखकर बोलता है, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो देखकर ही मेरा बुखार उतर गया। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये दवा खा लो, कल सुबह जब डॉक्टर आएंगे तो जो भी तकलीफ होगी बता देना। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए दवा खा लेता हूँ। सिस्टर रोजी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अरे राघव, ये तो एक नंबर का दिलफेक इंसान है। इसका नर्स पर ही दिल आ गया, बताओ। तुम्हें नर्स से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर गुस्से में आ गई ना तो ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा देगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तभी आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मनोहर उठता है और बाहर नर्स के कमरे में जाने लगता है। दोनों से मना करते हैं पर वो नहीं मानता। वो जैसे ही नर्स के कमरे के बाहर जाता है, उसे अजीब घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दरवाजा खोलकर झांकता है, तभी दो मजबूत हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। अरे राघव, मनोहर अभी तक नहीं आया। लगता है सचमुच उसने किसी रोजी सिस्टर को अपनी मीठी बातों के जाल में तो नहीं फंसा लिया है। हाँ यार, चलो देखते हैं। जैसे ही वो दोनों नर्स के कमरे में जाते हैं, बाहर से ही जोर जोर उठापटक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, उसी कमरे में तो अभी भी मनोहर गया था। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं, वही जिन्न मनोहर को चाकुओं से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। मनोहर जमीन पर बड़ा तड़प रहा था। अरे बाप रे, बचाओ, ये अस्पताल तो भूतिया है। मनोहर को मार डाला, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों अस्पताल से निकलकर भागते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? तुम भी हमारे पीछे आओ। नर्स के कमरे में जिन्न है। उसने आज एक नए भर्ती हुए मरीज का खून कर दिया है। क्या? रुको, मैं भी चलता हूँ। गार्ड भी उनके पीछे हो लेता है। वे तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते खाली पड़े मकान में, जो कि अभी पूरा नहीं बना था, उसी में घुस जाते हैं।
और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया है। लगता है वो आ गया है। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं करना। तभी दरवाजे पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे देख लिया है और तुमने शोर मचाया था ना। तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। तभी भाग से दरवाजा खुलने की आवाज आते ही नंदू चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, तीनों उस पर हमला कर देते हैं। खूब गुत्थम गुत्था होती है। तीनों के एक साथ हमला करने पर घबराकर वो भागने लगता है। तभी नंदू के गले में पड़ी ताबीज उस जिन्न से टकरा जाती है, परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्न उस ताबीज के छूते ही ऐसे छिटकता है जैसे उसे करंट लग गया हो। हैं? ये क्या हुआ? तुम अपने गले से यह धागा निकाल के फेंक दो। कौन सा? ये ताबीज? नहीं, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता। तो मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। नंदू, अभी भी पकड़ लो। झट से तीनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक ये ताबीज निकाल कर उस जिन्न के ऊपर फेंक दो। नंदू बड़ी सावधानी से ताबीज निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक ये क्या किया तुमने? मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मेरे वाला, मुझे माफ करना। नंदू उसको शिथिल होते हुए देखकर ताबीज उसके ऊपर रख देता है। तीनों बाहर निकलकर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उस शिथिल पड़े चिन्ह को उसी में झोंक देते हैं। रात का अंधेरा खत्म होने वाला था। वो धूं कर उसमें जलकर खाक हो जाता है। देखते ही देखते वो चिन्ह आग में झुलसने लगता है। नंदू भाई, आज तुम्हारी इस ताबीज ने हमारी सबकी जान बचा ली। हाँ भाई, ये जिन्न पिछले हफ्ते 3 खून कर चुका है। चलो जल्दी से अस्पताल, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जान बच गई है तो रोटी भी तो कमानी पड़ेगी ना। बेकार में उस बेचारे मनोहर को अपनी जान गंवानी पड़ी। कब्रिस्तान वाले जिन्न से अब अस्पताल वालों को छुटकारा मिल जाता है।